डायबिटीज़ की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है और आंकड़े ये कहते हैं कि भारत डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल है। तो किडनी हमारे खून में जो जहर बनता रहता है दैनिक दिनचर्या से, खान पान से जो जहर बनता है, इसको किडनी बाहर निकालती है। किडनी हड्डियों को मजबूत करती है, किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालती है। गाड़ियों का भी एनुअल सर्विसिंग कराते हैं। शरीर तो बहुत ही अनमोल है, उसमें भी एक एनुअल सर्विसिंग करा लें। इसके तहत हम देखिए एक पूरा गैंग काम कर रहा है ऑर्गन डोनेशन और खासतौर से किडनी। आप पत्रकार लोग बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हो जाते हो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। आज का एपिसोड बेहद खास है, बेहद ज़रूरी है। हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना साइलेंट है उतना ही खतरनाक भी। किडनी से जुड़ी बीमारियां और भारत में बढ़ता नेफ्रोलॉजिकल क्राइसिस। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग किडनी फेलियर के चलते डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत में पहुंचते हैं। और वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो प्रचलन है वो 13% तक पहुंच चुका है और 6 सालों में इसमें 47% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और नेफ्रोलॉजी जर्नल की एक स्टडी बताती है कि दक्षिण भारत में यह प्रचलन 15% के करीब है और पुरुषों में यह दर महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। इस गंभीर विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसा नाम जो न सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में महारत रखते हैं, बल्कि उन्होंने अपने काम से लाखों जिंदगियों को नई रोशनी दी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। ये फरीदाबाद के अकॉर्ड हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है मेडिकल इंडस्ट्री के। और चूंकि अब जल्द ही आप देखिए तो आने वाला है एक ऐसा दिन जिसे हम कहते हैं ऑर्गन डे, ऑर्गन डोनेशन डे। क्या है ऑर्गन डोनेशन डे और इसके बारे में इतनी जानकारियों का जो है अभाव क्यों है, और क्या इसके पीछे एक पूरा का पूरा गैंग ऑपरेट करता है? क्यों हमें विश्वास नहीं हो पाता इस पर कि हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, वो भी खास तौर से आज हम किडनी पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। देखिए, बढ़ने के बहुत कारण हैं। बहुत बार किडनी की समस्या किसी और कारण से होती है और सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है और आंकड़े ये कहते हैं कि भारत डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल है, मतलब सर्वाधिक डायबिटीज़ के मरीज़ भारत में होंगे और 1/3 डायबिटीज़ के मरीज़ किसी न किसी रूप से किडनी के बीमारियों के शिकार होंगे। इसके अलावा लोग दीर्घायु हो रहे हैं और उम्र के कारण भी गुर्दे कमज़ोर होते हैं। तो ये लॉन्गिविटी जो आ रही है, दैट इज़ कमिंग विथ ए प्राइस। तीसरी समस्या क्या है कि संपन्नता भारत में आई है और लोग संपन्नता का गलत लाभ उठा रहे हैं और वो पाश्चात्य शैली का गलत अनुकरण कर रहे हैं। उनके पिज्ज़ा और बर्गर को और उनके गाड़ियों को उन्होंने तो अपना लिया, उनके जॉगिंग को नहीं अपनाया, उनके हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाया। तो वो गलत अनुकरण जो पाश्चात्य शैली का है और जो हम वर्क प्लेस में अपना स्ट्रेस ला रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, तो एक पूरा का पूरा बीमारी का समूह बढ़ रहा है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना और अन्य बीमारियों और इनके कॉम्प्लिकेशन का बढ़ना। ये हम कह सकते हैं कोमॉर्बिडिटी है ये सब। एग्जैक्टली। तो किडनी की बीमारी जो ओरिजिनली सिर्फ किडनी की बीमारी थी वो उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण किडनी की बीमारियां बढ़ गई हैं। और चूंकि उन बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है तो किडनी की बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक और इसका पर्सपेक्टिव है कि हो सकता है कि किडनी की बीमारियां थीं, पहले पता नहीं था और अब बेहतर तकनीक से और बेहतर जागरूकता से लोग जानने लगे हैं कि उन्हें किडनी की बीमारी है और शायद हम ज़्यादा किडनी की बीमारी को पहले की तुलना में पकड़ पा रहे हैं और इसलिए शायद अब ज़्यादा लोग को पता चलता है कि हाँ किडनी की बीमारी है। शायद पहले भी होगी और लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि एक विस्फोट हो रहा है। बीमारियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसको बहुत ही गलत रूप में ना लें
ये हो सकता है हमारी जानकारी भी बढ़ रही है, और जब जानकारी बढ़ेगी और लोगों को ये एहसास होगा कि किडनी की बीमारी बढ़ रही है तो लोग इसे गंभीरता से लेंगे। और इसके लिए अगर हम मुस्तैद हो जाएं, समाज मुस्तैद हो जाए, चिकित्सक मुस्तैद हो जाएं और गवर्नमेंट पॉलिसीज मुस्तैद हो जाएं तो समाधान भी निकाल लेंगे। तो डॉक्टर, जैसा देखने को मिलता है कि किडनी की बीमारी, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा कि जब हो जाती है, हमारी किडनी 40% तक काम मतलब खराब हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बीमारी है। तो कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे, कुछ तो अलर्ट सिग्नल्स भेजता होगा हमारा शरीर, है ना? देखिए, यही बहुत ही बारीक बात है समझने को जो आपने उठाया है। किडनी में भगवान ने रिजर्व कैपेसिटी बहुत दिया क्योंकि ये महत्वपूर्ण अंग है। एक्चुअली मैं कहूँ तो एक किडनी उन्होंने स्टेपनी की तरह एक्स्ट्रा दिया हुआ है भगवान ने। यही वजह है कि लोग गुर्दा दान कर पाते हैं। तो अगर एक आदमी को 2 गुर्दे हैं और एक गुर्दा दान भी कर दे, 50% किडनी भी चला जाए तो वो स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि भगवान ने रिजर्व कैपेसिटी ज़्यादा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये गलत एस्पेक्ट वह है जो आप बता रही हैं कि किडनी अगर धीरे धीरे जा रही है तो जब तक 50% से ज़्यादा किडनी चला ना जाए कोई खास सिम्टम नहीं होगा। सिम्टम नहीं होगा तो लोग समय पे इलाज नहीं कराएंगे और तब बीमारी बढ़ जाएगी। तो किडनी के बीमारियों के लक्षण बहुत अस्पष्ट होते हैं, वेग होते हैं, और यही वजह है कि लोग समय पे बहुत बार नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं आते और ठीक होने का मौका गंवा देते हैं। तो किडनी के बीमारियों के लक्षण क्या हैं, यह जानने के लिए आप ये जानें कि किडनी काम क्या करती है। तो किडनी हमारे खून में जो जहर बनता रहता है दैनिक दिनचर्या से, खान पान से जो जहर बनता है, इसको किडनी बाहर निकालती है। इतना ही नहीं, किडनी हमारे ब्लड के कंपोजिशन को नॉर्मल रखने में सहायक है। किडनी खून का निर्माण करती है, किडनी हड्डियों को मजबूत करती है, किडनी शरीर से एक्स्ट्रा पानी को निकालती है, किडनी तेजाब को निकालती है। तो अगर किडनी कमज़ोर होगा तो लोगों को अपच होगी। लोग इसे मामूली गैस समझ लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी समझते नहीं, हैं। हाँ, गैस को Acidity, समझ नहीं पाती, ये किडनी के लक्षण है। किडनी के बीमारी से बीपी होता है, लोग इसे मामूली बीपी समझ लेते हैं और बहुत बार बिना डॉक्टर को दिखाए किसी शॉपकीपर से बीपी की दवा ले लेते हैं। किडनी में पैरों में हल्का सूजन आएगा, लोगों को लगता है कि ये पैर लटकाने से हो गया, तो उसे वो इग्नोर कर लेते हैं। किडनी के कारण खून की कमी हो सकती है, लोग आयरन खा करके काम चला लेते हैं। तो लोग उन सिम्टम्स को दाबते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट किडनी ही नहीं, किसी भी अंग में कोई भी सिम्टम हो तो लक्षण को दाबना होशियारी नहीं है। अगर शोर हो रहा है तो कान बंद कर लेना होशियारी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि शोर का कारण क्या है। तो 1-2 दिन से ज़्यादा कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो गैस ही क्यों ना हो, चाहे वो बीपी क्यों ना हो, उसके गहराई में जाएं कि वो तकलीफ किस कारण से हो रही है। तो अगर हम अपने किसी भी सिम्टम के प्रति सचेत रहेंगे तो बीमारी को समय के पहले पकड़ लेंगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनमें किडनी की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे ब्लड शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, गठिया के मरीज या एल्डरली लोग, उन्हें प्रोएक्टिव होकर के रेगुलर किडनी चेकअप कराना चाहिए। और यह किडनी की जो जांचें होती है बहुत महंगी नहीं है, बस आपको उसके प्रति जागरूक होना है, सचेत होना है। तो अगर आप प्रोएक्टिव रहेंगे और अपने हेल्थ चेकअप में या आप दैनिक दिनचर्या में किडनी के प्रति जागरूक और सचेत रहेंगे तो आप सिम्टम भी पकड़ लेंगे और समय पे आ जाएंगे। तो जैसे किसी के पैरों में मान लिया सूजन है या किसी को इस तरह की तकलीफें हैं जो आप बता रहे हैं, तो जाकर खुद से टेस्ट करा सकते हैं, और कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर? हाँ, देखिए, मैं फिर भी सलाह दूंगा कि आजकल ना वो लैब्स बहुत ज़्यादा क्रॉप अप कर गए हैं और एक से एक आपके मोबाइल सोशल मीडिया में ऐड भी आ जाएगा कि 700 रुपये में 500 टेस्ट। एक बात को समझें कि टेस्ट जो भी कराते हैं वह किसी चिकित्सक के संरक्षण में या उसके तालमेल से कराएं, क्योंकि एक चीज़ होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वह डॉक्टर का आपको हाथ लगाना वो इलाज का एक अहम हिस्सा है, जो आज के डेट में बहुत लोग उस कला को भूल रहे हैं और उसको बढ़ावा नहीं दे रहे।
तो साल में एक बार एक डॉक्टर से मिलके ज़रूर चेकअप कराना चाहिए। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट बहुत सरल हैं। ब्लड के टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट का हिस्सा है और ये बहुत सस्ते दामों पे करीब करीब सारे लैब उपलब्ध कराते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जांच है रूटीन यूरिन, जिसमें यूरिन में प्रोटीन, शुगर, आरबीसी, पस नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो गलत है। तीसरी जांच है, बहुत ही सरल है, अल्ट्रासाउंड करके ये देखना कि दोनों गुर्दों की शक्ल सूरत कैसी है, उसमें रुकावट तो नहीं है, प्रोस्टेट तो नहीं है, उनका साइज ऊपर नीचे तो नहीं होगा। और अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो डॉक्टर क्या देखता है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, खून की कमी है कि नहीं, स्वेलिंग है कि नहीं, और वह देखता है कि किडनी के बनावट में कोई दोष है कि नहीं। तो ये 3 चीज़, खून का जांच, पेशाब का जांच, लैब, और उसके अलावा डॉक्टर के द्वारा एक फिजिकल एग्जामिनेशन, ये साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए। और अगर किडनी और बाकी अंग नॉर्मल हैं तो आप खुश रहें, आगे बढ़ें। लेकिन अगर कोई कमी है, देखिए लोग सस्ती से सस्ती गाड़ियों का भी एनुअल सर्विसिंग कराते हैं। शरीर तो बहुत ही अनमोल है, उसमें भी एक एनुअल सर्विसिंग करा लें तो फायदे का सौदा है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि भगवान ने हमें, हमारे शरीर की संरचना ऐसी बनाई है कि एक स्पेयर किडनी है, स्टेपनी है। सो कई लोग ऐसी पैदाइश होती हैं जिन एक ही किडनी होता है पैदाइश से ही, तो क्या मतलब उनके फंक्शंस, उनकी बॉडी सब बिल्कुल आम तरह से चलता है या कुछ नहीं? ये कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करता है कि जो दूसरा गुर्दा है वो स्वस्थ है कि नहीं। तो अगर एक गुर्दा है और वो स्वस्थ है तो वह गुर्दा पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती। लेकिन जैसा कहा, ये भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में है, तो उन्हें भी प्रोएक्टिव हो करके साल में कम से कम एक बार वो किडनी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए कि वह एक गुर्दा सुचारू रूप से काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्लास्टिक किडनी बोलते हैं, कि 2 नहीं एक ही किडनी है और उसमें भी बीमारी लग गई। तो वहाँ पे रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि वो कमज़ोर किडनी को दवा, परहेज और जीवन शैली में बदलाव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा चला दे। सीकेडी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस किडनी से, तो किस तरह की समस्याएं हैं डॉक्टर आज के डेट में, और क्या फिर सब हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई है? देखिए, किडनी के बीमारियों को 2 मुख्य कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक हुआ अचानक हुई बीमारी, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। ओके। किडनी ठीक थी, इन्फेक्शन हुआ, किडनी में खराबी आ गई, और उसका हम निवारण कर दें तो वो किडनी पूर्णतया ठीक हो जाएगी। किडनी में स्टोन था, वो स्टोन रुकावट पैदा कर रहा था, रुकावट के कारण किडनी कमज़ोर हो गई, हमने रुकावट दूर कर दिया, किडनी फिर से ठीक हो गई। किडनी में सूजन आ गई, जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उसकी मैंने किडनी बायोप्सी की, बीमारी पता चल गई, उसका मैंने इलाज किया, बीमारी में क्रेसेंटिक नेफ्राइटिस निकला, पेशेंट 1-2 हफ्ते के अंदर आ गया था, मैंने पूरा क्योर कर दिया। तो ये सब एक्यूट इंजरी में आता है कि किडनी ठीक थी, एक बीमारी अचानक आ गई और उसको समय रहते इलाज कर लिया और वो क्योर हो गया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो अचानक बीमारी आती है, तो चूँकि भारत में नेफ्रोलॉजी की जो स्पेशलिटी है वो हाल ही विगत 20-30 सालों में ही डेवलप हुई है, तो बहुत सीनियर लोगों को भी नेफ्रोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है, समाज भी उतना जागरूक नहीं है, तो बहुत बार वो एक्यूट कंडीशन को मिस कर लेता है। जैसे पत्थर हुआ, किडनी में रुकावट तो कर रही है लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं और वो बैक प्रेशर से धीरे 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 किडनी खराब हो गई। तो जो भी बीमारी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसको क्रोनिक बोलते हैं। मतलब वो बीमारी पुरानी हो गई, चिपक गई, अब वो तो वो एक्यूट का मौका खत्म हो गया। जैसे देखें, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो घाव तो खुद भी भर जाता है, लेकिन अगर उसको ध्यान ना दें तो वो हड्डी टेढ़ा मेढ़ा जुड़ेगा, एक अपंगता आ जाएगी। तो अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ और हम प्रॉपर इंटरवीन नहीं किए
तो किडनी खुद भी हील होगी, लेकिन एक दाग रह जाएगा, एक क्रोनिसिटी आ जाएगी। तो बहुत बार क्रोनिक किडनी डिजीज एक्यूट किडनी इंजरी के मौके को गंवाने का परिणाम होता है। और कभी कभी अगर मरीज को क्रोनिक बीमारी लग गई हो, जैसे शुगर, बीपी या गठिया, तो उसके कारण जो किडनी पे असर आता है वो भी क्रोनिक होगा। तो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन किडनी पे है। अब कमाल की बात है कि डायबिटीज 5-10 साल से ज़्यादा लगाता है किडनी को डैमेज करने में, फिर भी लोग समय पे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं आते। तो वहाँ पे हमेशा अवसर होता है कि क्रोनिक डिजीज में भी अगर एक मरीज शुरुआत में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाए तो हमें वो हुनर हासिल है कि हम उस कमज़ोर किडनी को ज़्यादा चला दें, प्रोवाइडेड कि पेशेंट जागरूक हो और वो समय पे आ जाए। बिल्कुल। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में नेफ्रोलॉजिस्ट का काम रहा, वो क्योर तो शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि बीमारी चिपक गई, लेकिन उस कमज़ोर किडनी को वो ज़्यादा चला देगा। तो उसमें भी ज़रूरी है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट का तालमेल बेटर हो और एक रिश्ता बने और दोनों मिल करके उस किडनी को ज़्यादा चलाएं। तो डॉक्टर, किडनी की बीमारियों में डायलिसिस का स्टेज कब आता है और फिर किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर कहाँ दिक्कत आती है? मतलब क्या डोनर्स की कमी है? ये दोनों सवाल। देखिए, क्रोनिक अगर बीमारी हो गई तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी और ऑन एवरेज 1% प्रति माह किडनी चली जाती है ऑन एवरेज। तो अगर मान लीजिए कि किडनी 100% काम कर रही है और क्रोनिक बीमारी लग गई तो उसको स्टेज 1 डिजीज बोलेंगे। किडनी 90% से नीचे आ गई और 60% और 90% के बीच में है तो उसको स्टेज 2 बोलेंगे। अगर किडनी 60 और 30% के बीच में है तो स्टेज 3, 30 और 15% के बीच में है तो स्टेज 4, और 15% के नीचे आ गई तो उसको स्टेज 5 बोलते हैं। अब चूंकि ये प्रोग्रेसिव बीमारी है तो हम लोग आमतौर पे मरीजों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की सलाह 15% के नीचे दे देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये किडनी जा रही है। कौन से स्टेज में सलाह दिया जाता है? स्टेज 5। अच्छा, उससे पहले ज़रूरत नहीं होती? नहीं होती। तो अगर 15% के नीचे हो गया तो हम पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं कि अब देखो लेट हो गया, एडवांस में ही हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का नाम बता देते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि पेशेंट में वो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो बहुत बार देसी विदेशी और तमाम चीज़ों के झगड़े में पड़ के वह मौका गंवाता रहता है। तो एक्चुअली जब किडनी 67% के नीचे आ जाए तो डायलिसिस एकदम से ज़रूरी हो जाता है, ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो मार्जिन है 7-8% का, जो हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं 15% पे, मरीज इसको अच्छे ढंग से नहीं लेता। बहुत लोग तो आना बंद कर देते हैं, फिर बीमारी और बढ़ जाती है और असाध्य होने लगती है, तब वो आते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि वो डॉक्टर मरीज़ का विश्वास बना रहे और हम लोग इलाज को इलाज की तरह लें, जादू की तरह ना लें। और 7-8% के नीचे अगर हम डायलिसिस कर लेते हैं तो किडनी ही ऐसा अंग है कि जहाँ किडनी 0% भी हो जाए तो भी कृत्रिम रूप से किडनी का काम करके हम मरीज को जीवन लाभ दे सकते हैं। तो इन विधियों को बोलते हैं रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। किडनी का काम हम रिप्लेस कर दिए कृत्रिम ढंग से। तो एक डायलिसिस होती है ब्लड वाली, जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। एक डायलिसिस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेट के जरिए करते हैं। और तीसरा विकल्प जो बेहतर विकल्प है वह है किडनी को बदल देना, जिसे ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये 3 विकल्प किडनी फेलियर के बाद भी उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत बार संसाधनों की कमी और अज्ञानता के कारण ये किडनी फेलियर के मरीज इन चीज़ों का लाभ नहीं ले पाते। और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रति वर्ष भारत में एंड स्टेज किडनी डिजीज़ के शिकार होते हैं, और इसमें अधिकांश चले जाते हैं क्योंकि संसाधनों की कमी है और समझदारी की कमी। जैसे जब किडनी का वो स्टेज पहुंच जाए कि ट्रांसप्लांटेशन, तो परिवार के लोग भी घबराते हैं कि मतलब किडनी डोनर बनने में, तो क्योंकि मन में है कि हमारे शरीर का एक अंग चला जाएगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये पूरा प्रोसेस? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, भारत में ट्रांसप्लांट अगर देखें तो काफ़ी उन्नत है और भारतीय लोगों के रिजल्ट्स
वर्ल्ड रिजल्ट्स के समकक्ष हैं, बेटर हैं। और भारत में लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है बहुत ही रोबस्ट है। तो जैसा अभी कहा कि 2 गुर्दे होते हैं और एक को फालतू ही समझे, तो डायलिसिस में क्या होता है कि अगर हफ्ते में 2-3 डायलिसिस भी करें तो भगवान के बनाए किडनी का वो 5-10% काम ही करता है। तो उसके साथ परहेज तो जरूरी है। उससे भी बड़ी बात है कि डायलिसिस सेंटर में बार बार जाने से वर्क आवर लॉस होता है। एक 5 साल का बच्चा मेरे पास आया, किडनी फेलियर का शिकार है। इतना छोटा बच्चा? किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आप अब विजुअलाइज करें कि उसे मैं डायलिसिस बार बार बुलाऊंगा तो वह स्कूल कब जाएगा। तो उसकी माँ आगे आई, उसके माँ के लिए उस बच्चे को ठीक करने का सुख बहुत बड़ा है। वो सहर्ष स्वीकार कर ली कि वो अपनी किडनी देना चाहती है। तो उसकी किडनी उसे डोनेट हुई। आज बच्चा स्कूल जा रहा है। और जो लोग किडनी देने से डरते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 साल के बाद ये माँ दोबारा माँ बनी और उस लड़के को एक बहन हुई। तो बहुत बार जानकारी भी नहीं है और लोग जानकारी देते भी नहीं है, फैलाते भी नहीं है। तो किडनी किसी का भी लग या कुछ मैच करना पड़ता है? हाँ, देखिए, जो पहला ट्रांसप्लांट सफलतम हुआ विश्व में वो जुड़वा भाई में हुआ, जिसमें HLA मैच होता था। ये बात 60s की है, बहुत पुरानी है। तो धीरे धीरे दवाइयाँ इतनी आ गई कि हम HLA बैरियर क्रॉस कर गए कि अगर जीन नहीं भी मिलता है तो भी दवाइयों के बल पे किडनी चला सकते हैं। जैसे किसी की बीबी ने किडनी दिया, अब उसका HLA नहीं मिलता, फिर भी दवाइयों से काम चला सकते हैं। पति दे तो दवा से काम चला सकते हैं। अब विगत 20 वर्षों में भारत में ब्लड ग्रुप बदल करके भी ट्रांसप्लांट संभव हो गया है। तो अगर सेंसिटाइज्ड पेशेंट हैं डोनर के किडनी के प्रति, मान लीजिए कि रेसिपिएंट के खून में टॉक्सिन्स हैं या ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करता है, तो आज की उन्नत तकनीक के द्वारा ट्रांसप्लांट करना संभव है। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी किडनी दे, अगर माँ ही दे रही है तो भी उसके हित की रक्षा हो। वो सहर से दे, स्वेच्छा से दे और एज ए दान दे, प्रेशर में ना दे। बीबी है तो वो प्रेम बस जाए, पति है तो वो प्रेम बस जाए। तो इसकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बनाया था। और अगर नियमों के दायरे में रह के करें, लीगली और एथिकली करें, तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। लेकिन ये जो एक्ट आप कह रहे हैं डॉक्टर, इसके तहत हम देखिए एक पूरा गैंग काम कर रहा है ऑर्गन डोनेशन और ख़ासतौर से किडनी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, आप पत्रकार लोग बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हो जाते हो। देखो, विदेशों में जहाँ 60 साल के बाद माँ बाप को निकाल देते हैं घर से, जहाँ के छोटे बच्चे सेल्फ पॉकेट मनी अर्निंग के नाम पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हैं, ये लॉबी चला के हमारे देश के कालीन इंडस्ट्री को बंद कर दिया कि इसमें चाइल्ड लेबर है। तो बहुत बार विदेशी मीडिया से हम गाइडेड हो जाते हैं। क्या आपको पता है यूरोप में एक ड्राइवर अपने मालिक को लीगली किडनी दे सकता है? लेकिन भारत में अगर ऐसा होगा तो विदेशी मीडिया प्रोपेगेंडा बना के गैंग 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 करके दुष्प्रचार करती है और इंडियन मीडिया भी उनके सपोर्ट में बिना अपना दिमाग लगाए खड़ी हो जाती है। देखिए, एक डॉक्टर का काम मुख्यतः क्या होना चाहिए कि रेसिपिएंट जिसको किडनी लगी वो स्वस्थ हो जाए और जो किडनी दे उसे हानि ना हो। इससे ज़्यादा उसका रोल नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हम कैसे फंसते हैं। भारत में बहुत पहले अबॉर्शन इलीगल था और कितनी ही लड़कियां सेप्टिक अबॉर्शन करा के जान गंवा देती थी। इंग्लैंड में हाल तक अबॉर्शन इलीगल था। तो ये बहुत लाइमलाइट में आया जब एक महिला वाइल प्रेग्नेंट अगर अबॉर्शन कर दिया जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन लीगैलिटी के कारण वो माँ मर गई। अब जब माँ घर मर गई तो पेट का बच्चा भी मर गया, बाद में उसे लीगल बना दिया। लेकिन तब तक गलत मीडिया ने गलत ढंग से प्रस्तुत करके ये अबॉर्शन का डिबेट छेड़ दिया। तो आज अगर कोई आदमी, देखो ये बहुत ही जरूरी है कि डोनर की हितों की रक्षा हो। अब भारतीय कानून बहुत रोबस्ट है और कानून पालन की जिम्मेवारी डॉक्टर और हॉस्पिटल पे नहीं देना चाहिए।
प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे सोचें कि कोई विदेशी अगर भारत में आया और होटल में रुका, और आप होटल मालिक की जिम्मेवारी ये डाल दो कि जी आपने जो पैसा दिया था उसमें टैक्स दिया था कि नहीं, अब ये उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक, तो अगर कोई विदेशी इंडिया में आया, या बांग्लादेश को लेकर के आप देखें, कुछ बांग्लादेशी इंडिया में इलाज कराते थे, तो कुछ चीज़ हैं जो वहाँ के गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ मॉरलिटी उनके सरकार को करना चाहिए, और हमें नियम के दायरों में करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मेडिकल कम्युनिटी को सिर्फ मेडिकल इलाज तक रखेंगे तो आप डॉक्टर के उत्कृष्टता का लाभ उठा सकेंगे। और लॉ इन्फोर्समेंट की जो चीज़ है, और जो बीच में गलत तत्व आ जाते हैं, उसके लिए एक सेपरेट एंटिटी बना दो। वो जिम्मेवारी डॉक्टर अस्पताल पे मत ये दो। डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं कि किडनी निकाल लिए जाते हैं अस्पतालों में, ये तो एक अलग मुद्दा हुआ। देखिए, एक चीज़ आप समझ लें, एक चीज़ समझ लें, मेडिकली किसी की किडनी किसी में लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्टिव, इसका एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, ये इलेक्टिव सर्जरी है। डोनर का किडनी जब भी निकाला जाएगा और रेसिपिएंट को दिया जाएगा, वो किडनी अमर नहीं है, बरक स्विफ्टली उसको लगाया जाता है। और ये इतनी बड़ी सर्जरी है कि डोनर से छिपा कर नहीं किया जा सकता। तो बहुत बार क्या होता है, आप समझें कि डोनर भी इस पाप का हिस्सा होता है। वो लालच में अपना किडनी बेचता है और बाद में और लालच में ब्लैकमेल करता है, और ये एक सेपरेट इशू है जिसको डॉक्टर और हॉस्पिटल से अलग करके देखना चाहिए। हाँ, लेकिन देने वाला को देखिए, अगर माँ ने बेटे को किडनी दिया, या पत्नी ने पति को दिया, या पति ने पत्नी को दिया, तो ये बहुत ही ज़रूरी है देखना डॉक्टर को कि देने वाला को देने से घाटा ना हो। उसके मेडिकल टेस्ट कराने में ही 1-2 हफ्ते लगते हैं, और जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि वह किडनी देने को सक्षम है, तभी किडनी लिया जा सकता है। तो एक डोनर की ये जिम्मेवारी बननी चाहिए डॉक्टर की कि डोनर के मेडिकल हित की रक्षा रखे। अब बात करते हैं कागजातों की और लॉ इन्फोर्समेंट की। ये अगर कोई भी सरकार जो भी इन्वॉल्व है, एक राइट विंग बना के इसके लिए एक अलग बना दे और इसको सेपरेट कर दे, तो चीज़ें सुगम हो जाएगी, गलत लोगों पे गलत प्रेशर नहीं आएगा, और सब कुछ जैसे एक अच्छी चीज़ पवित्र बनी रहेगी। डॉक्टर, जैसे एक विलेज है बांग्लादेश में जहाँ पर कहते हैं कि 1 किडनी विलेज, वहाँ पर ऐसे मतलब ज़्यादातर मर्द ऐसे हैं जो फेक आईडीज, पासपोर्ट, फेक कागजात के ज़रिए आते हैं, कभी किसी के रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, और आके अपनी किडनी बेच जाते हैं। तो ये तो एक कहेंगे ना कि एक पूरा नेक्सस है जो इसको एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट आया था 2-4 साल पहले, जहाँ एक गांव में हर 30 में से 1 आदमी किडनी डोनर था। वो किसी लालच में किडनी दिया। तो देखिए, इसके और भी गहराई में जाने की ज़रूरत है। देखिए, एक किडनी डोनर को पता नहीं कितना मिलता होगा, मान लीजिए 2-4 लाख मिला, तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट उन लोगों को भारत सरकार की तरह आगे आकर के, जैसे आज सरकार ने कितनी पहल की है कि स्वरोजगार करना चाहें आपको 10 लाख आसानी से मिल जाएगा, मुद्रा योजना है, अगर वहाँ के भी सरकार उनके लिए 5-10 लाख उपलब्ध कराना उतना ही सुगम बना दे जितना भारत सरकार, तो कोई अपना अंग क्यों बेचना चाहेगा? ये तो पहली बात हुई। तो मूलतम रोग गरीबी है, लाचारी है, और वहाँ के सरकार के पास इसका अप्रोप्रिएट इलाज नहीं है, जैसा भारत में अब हो गया है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक ऐसा मरीज है जो किडनी के कमी के कारण मर रहा है, और एक ऐसा आदमी है जो गरीबी के कारण मर रहा है, और इन दोनों को दलाल मिला रहे हैं, वो अपने लाभ में दोनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अगर रेसिपिएंट को अच्छी डायलिसिस मिले तो उसको ट्रांसप्लांट की उतनी बेचैनी नहीं होगी, और अगर रेसिपिएंट को, जैसे कैडावरिक ट्रांसप्लांट को भारत बढ़ाने का बहुत प्रयास कर रहा है, तो अब धीरे धीरे ऐसे लोग जो ब्रेन डेड हैं वो किडनी अगर ज़्यादा देने लगें तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ है?
उस बंगाल सरकार को ये चाहिए कि गरीबी दूर करने के उपाय करे, कि लोग 2-4 लाख के लालच में अंग ना बेचे, और रेसिपिएंट के लिए बेहतर डायलिसिस की सुविधा बनाए। उन्हें वो भारत सरकार से सीखें। आज भारत सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस उपलब्ध करा दी, तो लोग इस चक्कर में क्यों पड़ेंगे? तो ये समस्या डॉक्टरों की नहीं है, ये समस्या वहाँ के सरकार का फेलियर है। तो दैट इज ए फेल्ड स्टेट। और इस कहानी को उजागर किया ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, और इससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बांग्लादेश जैसे बाकी सरकारों को, कि वो अपने समाज में जीवन स्तर को सुधार करें। पहले भी भारत में भी दशकों पहले ऐसी ढेर सारी कहानियां सुनाई देती थी, अब नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि सरकार ने स्वरोजगार के उपाय बढ़ाए हैं, संसाधन बढ़ाए हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, डायलिसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध हो गया है, और डायलिसिस इतनी अच्छी हो गई कि लोगों को ट्रांसप्लांट की उतनी बेचैनी नहीं। अभी भी भारत में जो एक ऑर्गन डोनेशन को लेके जो अवेयरनेस होनी चाहिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अंग दान नहीं करना चाहते, कोई भी ऑर्गन, मैं किडनी की ही बातें करी, जिसे अंग दान करना, एक कहते हैं महादान है, वो अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, और यहाँ आपकी उपयोगिता है। देखिए, मैं जब 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ नेफ्रोलॉजी का, 30 साल पहले डायलिसिस के प्रति भी स्वीकार्यता नहीं थी, और लोग बिना डायलिसिस के मर जाते थे। ये समस्या दूर हो गई, ट्रांसप्लांट बहुत रॉबस्ट हो गया। हमने फरीदाबाद में पहला ट्रांसप्लांट 2012 में किया, और पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद में कितने सेंटर्स बन गए जहां बहुत ही एथिकल और लीगल मैनर में लोग लिविंग रिलेटेड जो अपने नियर एंड डियर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ऑर्गन डोनर में जो शॉर्टेज है उसको दूर करने का उपाय है कैडावरिक ट्रांसप्लांट। 2022 में एक लैंडमार्क हुआ कि 1000 लिविंग डोनर्स भारत में हुए, और उससे तकरीबन 3000 रेसिपिएंट्स को लाभ हुआ। तो इस तरीके से इसमें जो सरकार की पहल है, समाज की पहल है, सुधार हुआ है और जागरूकता बढ़ रही है। पहले किडनी की चर्चा तक नहीं होती थी, आज हम किडनी की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ें और जागरूकता को और फैलाएं। अभी अगस्त में ऑर्गन डोनेशन डे आने वाला है। पहले की तुलना में मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा इसके प्रति प्रचार कर रहे हैं। क्रिकेट टीम इसकी प्रचार कर रही है, आप इसका प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे ही जागरूकता बढ़ जाएगी और किडनी फेलियर के मरीजों में जो अंधकार छाया हुआ है उसमें प्रकाश आ रहा है और आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।